आजा बेटा जल्दी से आजा, फटाफट डोर क्लोज कर बेटा, डोर क्लोज कर। अब बेटा बातें नहीं, ठीक, लिखना नहीं है कुछ भी, ठीक, ध्यान से समझना है एक एक पॉइंट, ठीक, चैप्टर के अंदर क्या क्या कंसेप्ट है उनको ध्यान से सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एटम चैप्टर के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक आता है बेटू यहां पे, दिस इज ऑल अबाउट थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन, बेटा अब लड़ाई नहीं करनी है, शांति से बैठो। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, देखो कुछ नया नहीं है, ठीक, जो चीज इसमें पहले पढ़ी थी वही अभी भी रहेगी, ठीक, कि अगर थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम को समझना है तो इसने एटम के स्ट्रक्चर को, ठीक, किस तरीके से कहा, दैट इज प्लम्स इन अ पुडिंग। अब ये थोड़ा सा ना वो ब्रिटिश वाला हिसाब किताब हो जाता है, देसी वाले पे चलते हैं। तो एटम को किस तरीके से कंसीडर किया गया, बिल्कुल ठीक एक वाटरमेलन की तरह। जैसे वाटरमेलन के अंदर डिसऑर्डर्ड तरीके से सीड्स भरे हुए होते हैं, क्या उनकी कोई स्पेसिफिक पोजीशन होती है कि भाई तू यहां रहेगा, तू यहां रहेगा? नहीं, डिसऑर्डर्ड वे में है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे एटम के अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट इस तरीके से है कि जितना टोटल नेगेटिव पोलैरिटी बनेगा उतना ही टोटल क्या रहेगा, पॉजिटिव पोलैरिटी। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा एटम, ठीक, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बिल्कुल इस तरीके से रहेंगे कि जितना टोटल नेगेटिव पोलैरिटी होगा तो बाकी का जो ये स्पेस है, बाकी का जो ये मैटर है, ये क्या हो जाएगा, आपकी पॉजिटिव पोलैरिटी। तो इसका मतलब यहां पर जितनी टोटल पॉजिटिव पोलैरिटी will be equal to what, the total negative polarity, जिसकी वजह से atom as a whole body will be electrically neutral and stable। ध्यान रहेगा। तो सिंपल सी बात है, जो जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम था उसके अंदर स्पष्ट तरीके से बड़े ही सरलता के साथ क्या बोला गया कि एटम का स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक किसकी तरह है, एक वाटरमेलन की तरह। जैसे वाटरमेलन के अंदर बिना किसी पोजीशन को डिफाइन करे हुए सीड्स हैं, वैसे ही एटम के अंदर कौन है, आपके इलेक्ट्रॉन्स। बट इस तरीके से है कि जितनी इलेक्ट्रॉन्स ने मिल करके नेगेटिव पोलैरिटी बनाई तो बाकी का जो बचा हुआ स्पेस होगा वो उतनी ही क्या बना रहा है, पॉजिटिव पोलैरिटी। भाई जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो टोटल नेट चार्ज, अगर याद हो फर्स्ट चैप्टर में हमने जब चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी तो हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, नेट चार्ज विल ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस। और भाई जब अलजेब्रिक सम करेंगे तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो वो नेट चार्ज क्या बना देगा, जीरो, और हमारा एटम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात कही थी किसके अंदर, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम के अंदर। ये चीज ध्यान रहेगी सबको। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस बनी। अब लिमिटेशंस में बेटा आप लोगों को दो पॉइंट्स बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है, दैट could not explain the line spectra in हाइड्रोजन एटम। भाई हाइड्रोजन एटम के अंदर हम लोग अभी आगे चल के पढ़ेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा बनता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होंगी, लेमन, बामर, पाशन, बेकेट, पीफन, ये पूरी सीरीज आती है। तो जो आपका थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम था वो इस स्पेक्ट्रल लाइंस को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये उसकी लिमिटेशन में चला गया। और दूसरा पॉइंट क्या बना, दैट could not explain the variation
in angle of scattering in the alpha scattering experiment। भाई रदरफोर्ड ने एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा था अपने मॉडल ऑफ एन एटम को जस्टिफाई करने के लिए। तो उसमें जो अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हो रही थी उसका वेरिएशन, ठीक है, कि भाई जैसे जैसे एंगल हमारे पास चेंज होगा, जो स्कैटरिंग एंगल चेंज होगा उसके अकॉर्डिंगली जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है उसमें क्या वेरिएशन आएगा, तो उसको भी ये किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाया था। ध्यान रहेंगी। तो सिंपल सी बात रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज याद क्या रखनी है कि उसने अपने मॉडल ऑफ एन एटम में क्या कहा, एकदम सीधी सी चीज कि जो एटम है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, प्लम्स इन पुडिंग, या फिर सिंपली सेइंग वाटरमेलन के स्ट्रक्चर की तरह, इस तरह से कि जितना उसमें नेगेटिव चार्ज है उतना ही उसमें पॉजिटिव, सो दैट अलजेब्रिक सम प्रॉपर्टी की वजह से नेट चार्ज कितना बन गया, जीरो, और एटम एज एन होल बॉडी क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड स्टेबल। ठीक, लिमिटेशन में कितने पॉइंट, 2 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि हाइड्रोजन एटम की जो स्पेक्ट्रल लाइन थी, जो स्पेक्ट्रल सीरीज थी, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि जो रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा था उसमें जो आपका एंगल ऑफ स्कैटरिंग था नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स के साथ, उसकी वेरिएशन क्या है, भाई बढ़ेगा घटेगा, ठीक, तो उसके बारे में इसने कोई जिक्र नहीं करा, ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये तुम्हारा क्या हो जाता है, सबसे पहला पॉइंट, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। इसके अंदर से अब तक जब कभी क्वेश्चन आया है तो वो केवल किसको लेकर के आया है, लिमिटेशन वाले पॉइंट। तो इसमें अगर मोटे मोटे तौर पर हम ध्यान रखेंगे तो वो किसे ध्यान रखेंगे, लिमिटेशंस। पहला पॉइंट अच्छे से कर पाएंगे सभी, पक्की बात है। नाउ अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, समझो बेटा ध्यान से। भाई एक है ना, जैसे आप कोई वो बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, ठीक है, एक आइसक्रीम आती है चोको चिप, जल्दी से, अब उधर मत देख भाई, यहां ध्यान दे, ठीक है। आज जाते टाइम, घर पे जाते टाइम एक 25 रुपए की छोटी सी आइसक्रीम आएगी, कौन सी, चोको चिप। अब वो चॉकलेट आइसक्रीम है और उसके अंदर छोटे छोटे चॉकलेट के दाने होंगे, सो दैट इज बेसिकली द प्लम्स इन अ पुडिंग। क्रिसमस है, अभी जब क्रिसमस आएगा तो क्रिसमस में केक बनते हैं, पुडिंग बनती है, उसमें छोटे छोटे क्या होंगे, चॉकलेट के पीसेस होंगे या फिर रेजिन्स होंगे, सो दैट इज बेसिकली व्हाट, द प्लम्स इन अ पुडिंग। अब खाने वाली चीजों पे ध्यान नहीं देना, अपने कंसेप्ट पे ध्यान लगा, तेरा प्लम्स इन अ पुडिंग क्या है। अब यहाँ होम साइंस की क्लास थोड़ी चल रही है, ये तुझे स्वाद दिलाएंगे, भाई कंसेप्ट पे ध्यान दे प्लीज। ठीक, तरबूज तो नहीं पूछा तूने, तरबूज क्या है। चलो ना अगला पॉइंट देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है बेटा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक, और यहां से मेजॉरिटी चांसेस रहते हैं कि हमें 3 नंबर के अंदर क्वेश्चन मिलता है। अब वही चीज है, कोई नया नहीं है, जो बचपन में हमने पढ़ा था कि जब रदरफोर्ड ने एक थिन गोल्ड फॉइल को हाई एनर्जेटिक एंड हैवी मास अल्फा पार्टिकल्स के साथ बम्बार्ड कराया तो उसने वहां पर कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी। अब जो ऑब्जर्वेशंस थी उसमें क्या क्या पॉइंट्स निकल के आए उसके पास, तो सबसे पहली चीज, यहां पर ऑब्जर्वेशंस क्या थी, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, मिलियंस ऑफ अल्फा पार्टिकल थे और उन सभी में से कोई एक अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल ठीक उस एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक्सिस पर मूव कर रहा था। ध्यान से सुनना है, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स, बट उनमें से कौन, इकलौता कोई एक जो कि कहां और कैसे मूव कर रहा था, अलोंग द एक्सिस। तो वो जिस रास्ते को फॉलो करके गया था उसी रास्ते को फॉलो करके वापस आया। पहला पॉइंट क्या देखा उसने कि इतने सारे अल्फा पार्टिकल्स में से कोई एक अल्फा पार्टिकल अपने पाथ को वापस से रिट्रेस कर रहा है, ये गया, ठीक, और इसी पाथ को फॉलो करके वापस आया। तो पहली ऑब्जर्वेशन में क्या देखा गया, दैट आउट ऑफ millions of alpha particles
one alpha particle gets deflected back following the same रास्ता। भाई जिस पाथ पर वो गया और उसी पाथ को फॉलो करके वापस आया, ये उसने वहां ऑब्जर्व किया। अब इस ऑब्जर्वेशन से उसने कंक्लूजन क्या निकाला, ठीक, थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोचना है। मान लो मेरे पास, ठीक, ये एटम पार्ट है और ये तुम्हारा अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। अब ये अल्फा पार्टिकल एटम के अंदर एंटर करा, डन। अगर ये अल्फा पार्टिकल वाकई में हैवी और हाई एनर्जेटिक होता तो फिर ये क्या करता, इस पार्टिकल को रिपल्सिव पुश दे देता, हाँ या ना। बट इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये अल्फा पार्टिकल आया और एक पॉइंट तक एंटर करने के बाद सेम पाथ को फॉलो करके क्या चला गया, वापस चला गया। अब भाई अल्फा पार्टिकल बीइंग अ हैवी मास पार्टिकल और इसको ही रिपल्शन मिल गई, तो इसका मतलब इसका सामना जिससे हुआ होगा उसका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव, और वो इससे भी ज्यादा क्या होगा, हैवी। इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने क्या पढ़ा कि अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को रिपेल कौन कर सकता है, अल्फा का नेचर को क्या है, पॉजिटिव। और ये एंटर करा और सेम पाथ को फॉलो करके वापस, इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स मिला होगा। अगर रिपल्सिव फोर्स मिला तो किससे मिला होगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से, और जो कि इससे भी ज्यादा क्या रही होगी, हैवी रही होगी। तो पहले ऑब्जर्वेशन से उसने क्या कंक्लूजन निकालने की कोशिश करी कि क्योंकि अल्फा पार्टिकल सेम पाथ को फॉलो करके वापस आया तो इसका मतलब एटम के अंदर उसका सामना जरूर किससे हुआ होगा, एक ऐसी बॉडी से जो कि अल्फा से भी क्या है, हैवी है, और उसका नेचर भी कैसा है, पॉजिटिव। तभी तो उसने अल्फा को ही क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। अगर वो अल्फा से हल्की होती तो क्या होता, अल्फा पार्टिकल उसको पुश कर रहा होता। पर ऑब्जर्वेशन में ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑब्जर्वेशन में क्या था कि अल्फा एक पॉइंट तक जाने के बाद सेम पाथ को फॉलो करके वापस, तो इसका मतलब तो फिर यही हुआ ना कि उसको वहां सामने कौन मिला होगा, उससे भी ज्यादा हैवी बॉडी जिसका नेचर क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। हाँ या ना, पक्की बात है, श्योर। तो जरा बनाते हैं, ठीक। देखो मान लेते हैं ये रहा हमारा एटम और ये हम लोगों ने एक्सेस कंसीडर किया, ठीक। और ये रहा हमारा अल्फा पार्टिकल। अगर आप लोगों को याद हो, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू व्हाट, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि अल्फा का मास 4 गुना है प्रोटॉन के, इस वजह से हम क्या बोलते हैं, हैवी मास पार्टिकल, ठीक। अब मान, और अल्फा पर चार्ज की बात करें सो इट इज 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम, जिसे हम किससे लिखते थे, ई से, एलिमेंट्री चार्ज कहते थे। तो इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2e लिख सकते हैं, हाँ या ना, ठीक। अब जरा देखिए, ये अल्फा पार्टिकल v वेलोसिटी से, ठीक, भागते हुए एंटर करता है एटम के अंदर, ठीक है। और एटम के अंदर एंटर करने के बाद एक पॉइंट से अपने पाथ को वापस से रिट्रेस कर लेता है। अब क्योंकि जिस पाथ को फॉलो करते हुए गया उसी पाथ को फॉलो करते हुए वापस आया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसे यहां पर कौन मिल गया, यहां पर कौन मिल गया, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड हैवी बॉडी मिल गई, ठीक। अब ये हो गया हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड हैवी बॉडी, इस तरीके से। तो आप लोगों को क्या समझना है,
जिस पॉइंट से अल्फा पार्टिकल वापस आ गया, ठीक है, वहां से लेकर के इस पॉजिटिवली चार्ज हैवी बॉडी के सेंटर तक जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को कहा जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। भाई अल्फा पार्टिकल ने पूरी कोशिश करी कि जितना ज्यादा क्लोज जा सकता है वो जाए, और जैसे ही वो इसकी फील्ड रीजन में आ गया तो इसने उसे क्या कर दिया, रिपेल कर दिया। तो जिस पॉइंट से उसने अपने पाथ को वापस से रिट्रेस करा, वहां से लेकर के उस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के सेंटर तक जो भी डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को क्या नाम देते हैं हम लोग, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बात समझ आई? तो जो पहली ऑब्जर्वेशन थी, उस ऑब्जर्वेशन से उसने क्या कंसेप्ट डेवलप करा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को डेवलप करा। अभी कैलकुलेट करेंगे, पहले सिर्फ इतना पॉइंट क्लियर हुआ, पक्की बात, श्योर। अब एक चीज सोचो ध्यान से, मान लेते हैं हमारे पास जो ये पॉजिटिवली चार्ज हैवी बॉडी है, दैट इज बेसिकली द न्यूक्लियस। ठीक, इस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर से दिस बी Z। ठीक, अगर एटॉमिक नंबर Z है, इफ Z is representing the atomic number, in that case what will be the charge of nucleus? तो न्यूक्लियस का चार्ज कितना बनेगा? हमने क्वांटाइजेशन पढ़ा, क्वांटाइजेशन में क्या पढ़ा कि किसी भी बॉडी का अगर टोटल चार्ज लिखना है तो क्या करो, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इनटू द एलिमेंट्री चार्ज। नाउ एटॉमिक नंबर इज बेसिकली व्हाट, द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स राइट ओवर देयर। ठीक, तो इसका मतलब अगर Z को हम एलिमेंट्री चार्ज से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, न्यूक्लियस का चार्ज मिल जाएगा। हमारे पास दोनों के चार्जेस हैं, अल्फा का चार्ज ये रहा और हमारे न्यूक्लियस का चार्ज Z की हेल्प से ये आ गया। यहां तक हो जाएगा। अब सिंपल सा कंसेप्ट लगाओ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहती है कि अगर काइनेटिक का लॉस तो पोटेंशियल का गेन, यही है ना, और अगर पोटेंशियल का लॉस तो काइनेटिक का गेन। अब जरा एक चीज सोचो, अल्फा पार्टिकल जैसे ही न्यूक्लियस को अप्रोच करेगा, इस पॉजिटिवली चार्ज हैवी बॉडी को अप्रोच करेगा, तो उसकी जो स्पीड है, अल्फा पार्टिकल की जो स्पीड है, रिपल्शन की वजह से वो कम होने लगेगी या ज्यादा होने लगेगी, डिक्रीज होगी। भाई अगर आपके पास है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और ये अल्फा पॉजिटिव चार्ज, अगर ये इसको अप्रोच कर रहा है, हाई स्पीड से आ रहा है, बट जैसे रिपल्सिव फोर्स मिलना शुरू होगा तो इसकी स्पीड धीरे धीरे करके क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो अगर वो न्यूक्लियस को अप्रोच कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स मिल रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होने लगी, कम हुई। अगर स्पीड कम हुई तो काइनेटिक एनर्जी में क्या हुआ, लॉस हुआ। अगर काइनेटिक में लॉस हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या होगा, गेन। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के हिसाब से हम लिखेंगे काइनेटिक का लॉस इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का गेन। डन है। अब अगर तुमने ये इंटरचेंज कर दिया ना तो भी गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक, तो काइनेटिक में क्या रहेगा, लॉस रिपल्शन की वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में गेन। काइनेटिक का लॉस कितना लिखा, हाफ मास ऑफ अल्फा वेलोसिटी ऑफ अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ टू चार्जेस, कैन बी रिटन एज k q1 q2 एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। जिसमें कि हम क्या कहते थे कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव रखोगे और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव रखोगे। तो अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूले को थोड़ा सा तरीके से लिख लेते हैं। देखो कैसे, के चार्ज ऑफ न्यूक्लियस चार्ज ऑफ अल्फा एंड डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी, ये बना। अगर वैल्यूज पुट अप करते हो तो कितना आया, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, किसका, अल्फा का। दिस इज इक्वल टू के, व्हाट इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, Ze, व्हाट इज द चार्ज ऑफ अल्फा, 2e।
एंड डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस आर नॉट। ये बना। अगर यहां ध्यान से देखो तो ये बन गया 2kze²। आर नॉट को ले आते हैं यहां पर और हाफ mv² नीचे। तो इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या तैयार हुआ, 2kze² ओवर हाफ ऑफ mv² ऑफ अल्फा। आई बात समझ? रिपीट कर रहे हैं पूरा पॉइंट, ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स में से कोई एक अल्फा पार्टिकल जो कि किस तरफ, किस जगह से मूव कर रहा था, एग्जैक्टली अलोंग द एक्सिस। वो एटम के अंदर एंटर करा, कुछ दूरी तक गया और जैसे ही ठीक उसे सामने क्या मिली, एक दूसरी बॉडी मिली, उस बॉडी ने उसे क्या कर दिया, रिपल्सिव फोर्स दे करके सेम पाथ को फॉलो करके वापस भेज दिया। अब यहां से हमने क्या अंदाजा लगाया कि भाई क्योंकि अल्फा पार्टिकल का नेचर क्या था, पॉजिटिव, और रिपल्सिव फोर्स मिला, तो इसका मतलब सामने भी कौन रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने यहां से क्या बात कही कि एटम के कोर में बहुत छोटी सी और एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रही होगी जिसने कि हमारे अल्फा पार्टिकल को क्या करा, रिपेल। ठीक है, और जिस पॉइंट तक हमारा अल्फा पार्टिकल एंटर करा वहां से लेकर के उस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के सेंटर तक की जो दूरी है उसे क्या नाम दिया गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जिसे निकालने का बेसिक तरीका क्या रहा कि भाई जब हमने देखा हमारा अल्फा पार्टिकल बीइंग पॉजिटिव इन नेचर एटम के अंदर एंटर करा और रिपल्सिव फोर्स मिला, तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम हुई। स्पीड कम हुई तो काइनेटिक एनर्जी में क्या हुआ, लॉस। बट कंजर्वेशन के हिसाब से काइनेटिक में जितना लॉस होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में उतना ही क्या हो जाएगा, गेन। हमने उसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करके किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। दिमाग में फॉर्मूला बिठा के रखना है, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, 2kze² डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। पहला पॉइंट क्लियर, श्योर। अभी रदरफोर्ड ने मॉडल ऑफ एन एटम में क्या पॉइंट्स कहे हैं अभी हम उनका जिक्र नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ वो पॉइंट देख रहे हैं जो उसने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व करे। इतना हो जाएगा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं बेटू, देखो ध्यान से, ऑब्जर्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये तो उस अल्फा पार्टिकल की बात थी जो कि कहां मूव कर रहा था, अलोंग द एक्सिस। अब उन अल्फा पार्टिकल्स की बारी आती है जो एक्सिस से ऊपर या एक्सिस से थोड़ा सा नीचे रहे होंगे। ठीक, सो second point is very few alpha particles gets deviated from their original path। अब उसने क्या ऑब्जर्व करा कि लगभग 8000 से 10,000 अल्फा पार्टिकल्स में से बहुत थोड़े से जो अल्फा पार्टिकल्स थे जिस रास्ते को फॉलो करके जा रहे थे, ठीक, वापस नहीं आए। ठीक है, क्रॉस आउट तो कर गए बट वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो गए, डेविएट हो गए। अब ऐसा क्यों हुआ कि डेविएशन आ गई? तो देखो जरा ध्यान से, ये रहा आपका एटम। ठीक, ये ले लिया हम लोगों ने, एक्सेस कंसीडर कर लिया, और इसके कोर में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से कोर के अंदर क्या देखा गया, एक पॉजिटिवली चार्ज हैवी बॉडी। ठीक भाई, कोर के अंदर स्मॉल साइज एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड, जिसको कि क्या कहा जा रहा था, न्यूक्लियस। ठीक, अब जो अल्फा पार्टिकल यहां पर था, इस अल्फा पार्टिकल की अगर बात करी थी तो ये गया सेम पाथ को फॉलो करके वापस आ गया। बट अब हम उस अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं जो एक्सिस पर नहीं है, एक्सिस से या तो ऊपर या फिर नीचे। अब याद करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक टॉपिक आया था आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या था कि हर एक चार्ज बॉडी के आसपास एक ऐसा रीजन होगा जिसमें कि वो किसी दूसरी चार्ज बॉडी पर क्या कर सकती है, फोर्स लगा सकती है। अब ये एक पॉजिटिवली चार्ज हैवी बॉडी है, तो एज पर द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास भी क्या होगा, एक ऐसा रीजन होगा जिसमें कि ये किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पर क्या कर सकेगी, फोर्स लगा सकेगी। एंड दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हमारा न्यूक्लियस, जरूर बनेगी। ठीक, अब हमारा अल्फा पार्टिकल जो है, ठीक, वो जा रहा है विद स्पीड v, एंटर करा इस तरीके से, और जैसे जैसे वो न्यूक्लियस की फील्ड को अप्रोच करेगा तो न्यूक्लियस की फील्ड उसे अपनी तरफ खींचेगी या रिपल्सिव फोर्स देगी, और अगर रिपल्सिव फोर्स देगी तो अब उसे उसके अपने ओरिजिनल रास्ते से थोड़ा सा डेविएट करेगी या नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये अल्फा पार्टिकल अप्रोच करा और न्यूक्लियस की फील्ड के रिपल्सिव फोर्स की वजह से क्या हुआ, अपने ओरिजिनल रास्ते से डेविएट हुआ, हाँ या ना। अगर ध्यान से देखा जाए, जिस पॉइंट से डेविएशन आनी शुरू हो गई, ठीक है, वहां से लेकर के एक्सिस तक, ठीक, ये वेलोसिटी वेक्टर है ना, ये वेलोसिटी वेक्टर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और इस पॉइंट के बाद क्या हो गया, उस वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन बदल गई है। तो जिस पॉइंट से बदली वहां से पहले पहले तो बराबर डिस्टेंस चले, तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज टर्म्ड एज इंपैक्ट पैरामीटर। इसे उसने क्या नाम दिया, इंपैक्ट पैरामीटर। तो सेकंड पॉइंट, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स में से थोड़े बहुत अल्फा पार्टिकल्स जो थे एंटर करे, ठीक, और अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो गए, डेविएट हो गए। क्यों हो गए होंगे, हमने वो देखी चीज। अब फिर उसने क्या कहा कि अच्छा भाई डेविएट हुए, तो जिस पॉइंट से वेलोसिटी वेक्टर ने अपनी दिशा को बदल लिया, उस पॉइंट से लेकर के एक्सिस तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे क्या कहा जाएगा, इंपैक्ट पैरामीटर। तो पहली ऑब्जर्वेशन से क्या निकला, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और दूसरी से क्या निकला, इंपैक्ट पैरामीटर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी बहुत बार, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है बेटू, एंड द फॉर्मूला इज के जेड ई स्क्वायर बाय हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर ऑफ एल्फा इनटू कॉट थीटा बाय 2। और अब ये थीटा क्या है भाई, देखो यहां पर ये थीटा क्या है, ओरिजिनल रास्ता क्या था, ओरिजिनल रास्ता ये वाला था ना, और यहां से क्या कर गया, डेविएट, ये एंगल बना थीटा, एंड दिस थीटा इज व्हाट, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। इसी को क्या कहा गया, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। इसी के बारे में रदरफोर्ड ने, सॉरी, अपना जो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम था उसमें कोई जिक्र, यही वाला पॉइंट उसका क्या था, लिमिटेशन, ड्रॉबैक था उसका। दो ऑब्जर्वेशन क्लियर है। पहली कौन सी, कि बहुत सारों में से कोई एक सेम पाथ को फॉलो करके पलटी मारा और वहां से क्या पॉइंट निकला आपका, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। फिर दूसरा पॉइंट क्या, कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स में से थोड़े बहुत अल्फा पार्टिकल्स जो थे, ठीक, जो एक्सिस से ऊपर नीचे थे कहीं, ठीक, वो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या हो गए, डेविएट हो गए। वहां से कौन सा पॉइंट निकला, इंपैक्ट पैरामीटर। तीसरी और आखिरी ऑब्जर्वेशन, समझिएगा ध्यान से इसको बेटू, तीसरी में देखा कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल्ड straight without any
डेविएशन, ठीक। और मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो कैसे गए, बिल्कुल सीधे गए, बिना किसी डेविएशन, बिना किसी डिफ्लेक्शन के। अब इसका मतलब क्या हुआ, इससे पॉइंट क्या निकाला कि देयर मस्ट बी sufficient vacant space inside the atom around the न्यूक्लियस, कि एटम के अंदर न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के बाद भी सफिशिएंट खाली जगह थी। इस वजह से हमारे मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो कैसे चले गए, स्ट्रेट चले गए। सो दिस इज ऑल अबाउट क्या, हमारा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और मजेदार बात क्या है, एग्जाम में हिस्सों में भी आता है, ठीक है। आपसे इंपैक्ट पैरामीटर का छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, उस न्यूमेरिकल के लिए हम लोगों को इंपैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, ठीक, और उसको पूरा का पूरा डिराइव करना भी आता है, ठीक, 3 नंबर के अंदर। या फिर 3 नंबर के अंदर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का जो कंसेप्ट था, अब कंसेप्ट क्या था, लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल टू गेन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस कंसेप्ट को मिला करके डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। और अदरवाइज 3 नंबर में स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है कि भाई अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशंस थी आप उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करो। तो आपको ये तीनों पॉइंट्स, ठीक है, विद प्रॉपर कैलकुलेशन, जिसमें जहां जो आया है एज इट इज लिखना पड़ेगा। ये वाला हिस्सा हो जाएगा। हाँ हाँ बताइए। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। मेरे राजा, वर्क एनर्जी थ्योरम टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात तो करती नहीं। उसने ये कहा है कि जो नेट वर्क डन होगा किसी भी सिस्टम के अंदर, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप 12वीं ही नहीं 11वीं भी बर्बाद कर रखी है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि जो नेट वर्क डन है वो किसके बराबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। वहां पोटेंशियल एनर्जी का कोई किसी तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहां किसी तरीके से नहीं आएगा, ठीक है। अब जबरदस्ती घुसाएंगे तो साइंटिस्ट गिरी हमारी हो नहीं पाएगी, नंबर कट जाएंगे बिना मतलब, ठीक है भाई। तो बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा। ये वाले पॉइंट्स क्लियर हुए। अब इसमें भी उसके कुछ लिमिटेशंस थे, तो पहले हम क्या करते हैं, उसका जो उसने अपना मॉडल ऑफ एन एटम दिया, ठीक, उसको देख लेते हैं कि उसने 4 पॉइंट्स क्या कहे। ध्यान से समझेंगे बेटू। सो फाइनली वी हैव Rutherford's model of an atom। ध्यान से बाबू, सबसे पहली चीज उसने क्या कही कि जो हमारा एटम है, ठीक, इस एटम के कोर के अंदर, ठीक, स्मॉल इन साइज एंड एक मैसिव बॉडी है जिसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव, एंड ऑलमोस्ट ऑल द मास इज कंसंट्रेटेड देयर। पहले पॉइंट में जो रदरफोर्ड ने इन ऑब्जर्वेशन के बाद अपने मॉडल ऑफ एन एटम को समराइज करके पहला पॉइंट बोला, तो उसमें उसने क्या बोला कि भाई एटम के अंदर जो उसका कोर है, अब कोर मतलब उसका सेंट्रल हिस्सा है, ठीक है, वो काफी मैसिव है। अब मैसिव क्यों बोला, क्योंकि उसने हैवी मास अल्फा को क्या कर दिया था, ट्रिपल, तो वो मैसिव बोल सकता है। एंड इफ इट इज मैसिव तो इसका मतलब एटम का लगभग मेजॉरिटी मास वाला हिस्सा जो है वो वहीं पर क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। और उसकी पोलैरिटी क्या दी उसने, पॉजिटिव। क्यों भाई, क्योंकि अल्फा का नेचर कैसा था, पॉजिटिव, और उसने पॉजिटिव को क्या करा था, रिपेल। पॉजिटिव को रिपेल कौन करेगा, पॉजिटिव।
तो पहले पॉइंट में उसने क्या कहा, एकदम सिंपल सी चीज कि एटम के कोर में एक पॉजिटिवली चार्ज मैसिव बॉडी है जिसमें कि एटम का लगभग मेजॉरिटी मास क्या है, कंसेंट्रेटेड है। पहला पॉइंट सॉर्टेड। अब दूसरे पॉइंट में, अच्छा, और इसी को जो ये वाला पूरा हिस्सा है बेटा, उस कोर को क्या कहा गया, उस कोर को क्या कहा गया बेटू, न्यूक्लियस। पहला पॉइंट क्लियर है सबको, पक्का लिखने को आएगा तो एज इट इज मेंशन करेंगे हम इसको, सीक्वेंस कर सकते हैं अच्छे से, पक्की बात। मम्मी का समय, आदित्यन शादी नहीं होगी, अच्छा 4 बार हो जाएगी, चलो मुस्कुराहट आ गई 4 बार के नाम से। देखो पढ़ना नहीं है ना, शादी करने का, पढ़ना नहीं है, शादी करा लो इनसे। चल अब दूसरा पॉइंट बता बेटा क्या होगा। अब इसने सेकंड पॉइंट क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक, वो न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होंगे, सर्कुलर, एलिप्टिकल कुछ नहीं, सिर्फ इसने क्या बोला, स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में रहेंगे। अब वो ऑर्बिट्स कैसे भी हो भाई, इसने उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया हुआ, ठीक। फिर तीसरा पॉइंट बहुत सिंपल है, तीसरे पॉइंट के अंदर क्या बोलता है, द साइज ऑफ न्यूक्लियस, लगभग कितना, 10 की पावर -15 मीटर, is very small as compared to the size of atom. This is nearby approximation to 10 की पावर -10 मीटर। तो तीसरे भाई रिपीट ले लेते हैं। पहले पॉइंट में उसने क्या बोला कि एटम के कोर में एक पॉजिटिवली चार्ज हैवी बॉडी है जिसमें कि एटम का लगभग मेजॉरिटी मास क्या होगा, बैलेंस्ड होगा, कंसेंट्रेटेड होगा। दूसरा क्या बोला कि जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, वो न्यूक्लियस के चारों ओर अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में घूम रहे होंगे। तीसरे में क्या बोला कि आपका जो एटम, जो न्यूक्लियस का साइज है, वो लगभग बहुत छोटा है, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक। एंड चौथा पॉइंट मजेदार है बेटा, ध्यान से समझिएगा, टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज is equal, so that, फिर से वही बात आ गई कि एटम एज एन होल बॉडी विल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। तो दो टॉपिक्स रदरफोर्ड में बहुत अच्छे से होने चाहिए। पहला उसका एक्सपेरिमेंट के तीनों कंक्लूजन्स, ऑब्जर्वेशंस के साथ, और दूसरा उसने अपने मॉडल ऑफ एन एटम में क्या बातें कही हैं, ये हो जाएगा। इसका भी ड्रॉबैक था। अब इसका ड्रॉबैक क्या था, समझो ध्यान से। इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका लिमिटेशन क्या है। सबसे पहला कहता है एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन moving around the nucleus will radiate। इसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूम रहा है, वो क्या करेगा, रेडिएट, एनर्जी को रिलीज कर रहा है, एनर्जी को लॉस कर रहा है। अब अगर एनर्जी को लॉस कर रहा है तो वो और हायर ऑर्बिट्स में जाएगा या फिर लोअर ऑर्बिट्स में आ जाएगा। अगर गेन करता तो भाई हायर एक्साइटेड स्टेट जाता, और यहां पर वो क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो वो न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा। तो इसने क्या बोला कि भाई एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस विल रेडिएट एंड मूव्स
स्पाइरली इन द न्यूक्लियस, मतलब वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं रह पाएगा। जब रेडिएट कर रहा है तो धीरे धीरे उसका रेडियस कम होता जाएगा और फाइनली कहां चला जाएगा, न्यूक्लियस में। अब जरा एक बात सोचो, अगर अपना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बम्बार्ड कर गया तो हमारा एटम एग्जिस्ट करा ही नहीं। एटम एग्जिस्ट नहीं करा तो मैटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये लोचा हुआ या नहीं। तो इसका मतलब मोटे मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो इसने एटम की स्टेबिलिटी को ही क्या कर दिया, नजरअंदाज कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। भाई अगर ये चीज है, अगर ऐसा है तो हमारा एटम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब हमारा मैटर भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये क्या बना, इसका लिमिटेशन, ध्यान रहेगा। फिर अगला पॉइंट क्या बना, फिर से that could not explain the spectral lines in hydrogen atom। ये मॉडल ऑफ एन एटम जो था वो भी स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये आपको इसकी दोनों की दोनों लिमिटेशंस ध्यान रखनी है। हो जाएगा, दो चीजें हुई तुम्हारी, पहला कौन हो गया, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, दूसरा कौन सा हो गया, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के अंदर दो चीजें अलग से तैयार करनी है, पहला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बेटा पानी पी ले, या नहीं वो खाती है बेटा वो, मैं आज लानी भूल गया। चाहिए मंगवाए तिवारी, अरे शेयर कर लो यार, वो अगले अपने पैकेट में दे देगी तेरे को। अब बाहर जा रही हो देखो, चलो जल्दी से लगा के आओ फटाफट से। शी इज महिमा, बहुत मारती है भाई लड़कों को, देखो पीछे ये हट्टा खट्टा हुआ करता था, छेद दिया गया इसे, और अब देखो ठीक है क्या है, ऐसे कैसे तो डंडा हो रहा हो, ठीक है। हाँ हाँ, किसकी होती है बताओ, हाँ भाई नहीं बताओ ना, मैंने तो नहीं देखी आज तक, लिटरली नहीं पता, कसम से मम्मी कसम। तुम्हें पता तो मुझे सिखा दो। होती नहीं भाई, होती सबकी है, हाइड्रोजन की तो हो नहीं पा रही, और की कैसे होंगी, अभी वर्गनर की थ्योरम नहीं हो पा रही थी, और ये हाइड्रोजन से लगा दम में जा रहे हो, बताओ। होती तो सब में है, अभी हाइड्रोजन की ही नहीं हो पा रही ढंग से। अच्छा, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम अब तक चल रहा है, वो भी नहीं कर पाए इसे एक्सप्लेन। अगर तुम कर दो तुम्हारे नाम से एनसीईआरटी में आ जाए। नाम क्या है, कुशाल भाई के नाम से एनसीईआरटी में लिख देंगे, डेट ऑफ बर्थ आगे डैश लगा के छोड़ देना, क्योंकि भाई जिंदा है अभी। अब ठीक है बेटा महिमा, अरे पूछ लो भाई, महिमा ठीक है बेटू, अब क्या हो गया था, तूने प्रॉपरली नहीं बनाया मामला तूने, है ना, तिवारी सिखाओ। ये ऐसे बच्चों को खांसी हो जाएगी, देयर इज सम टेक्निक, यू हैव टू पुट सम ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रेशर। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, बिल्कुल एकदम महीन हो जाने चाहिए। तिवारी परफेक्शनिस्ट है भाई, आज क्लास के बाद 5 मिनट अलग से बैठ रहे तिवारी के साथ। चलो वापिस आते हैं भाई। सो पहला हमारा कौन सा हो गया, थॉमसन, दूसरा कौन सा हो गया हमारा, रदरफोर्ड। अब इन सबसे ऊपर कौन आया हमारा, बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ये बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स जो है आपके इस चैप्टर में वो इस पर है। सो ध्यान से देखना इसको। आप में से किसी को याद है थोड़ा बहुत ये बेटा, क्लास 11 में पढ़ा है यार केमिस्ट्री में आपने। अच्छा उस दिन छुट्टी पे थे तुम लोग, बेटा बातें नहीं। अब सुनो ध्यान से, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम में टोटल इन ऑल हमारे 4 पोस्टुलेट्स हैं, ठीक, और हर एक पोस्टुलेट की अपनी अलग से इक्वेशन है, अलग से फॉर्मूला है। पहले पोस्टुलेट के अंदर उसने क्या कहा कि जो एटम है स्फेरिकल इन सिमिट्री। भाई सिमिट्रिकली किस तरह की बॉडी कंसीडर करी, स्फेरिकल सिमिट्री ली।
which is consisting of a positively charged heavy body located at center. भाई स्फेरिकल इन सिमेट्री है और उसके सेंटर पर कौन है? पॉजिटिवली चार्ज हैवी बॉडी, जिसे कि क्या कहा गया? न्यूक्लियस, which is consisting of न्यूक्लियॉन्स, जिसमें कि कौन है? न्यूक्लियॉन्स है। न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है? एंड इलेक्ट्रॉन्स keep on revolving in their fixed stationary orbit around the nucleus। सबको कलेक्ट करो और एक सिंगल पॉइंट बनाओ। तो पहले पॉइंट में क्या बोला कि एटम स्फेरिकल इन सिमेट्री है, जिसके कोर में एक पॉजिटिवली चार्ज हैवी बॉडी है, एंड वो पॉजिटिवली चार्ज हैवी बॉडी क्या कहलाती है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिन्हें कलेक्टिवली क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर अपने फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज द म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक force between nucleus and electron provides necessary centripetal force to electron। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का, वो इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड कर रहा है? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में बिंदास घूम रहा है। ये पहला पोस्टुलेट था, ठीक? इक्वेशन बनानी है तो कैसे भाई? देखो ध्यान से, ये लिया हम लोगों ने एटम, इसके कोर में पॉजिटिवली चार्ज हैवी बॉडी, इसका चार्ज कितना कर दिया? Ze। भाई जो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है वो कितना रहेगा हमारे पास? Ze। और जो इलेक्ट्रॉन है फिक्स्ड ऑर्बिटल रेडियस लिया हम लोगों ने कितना? R। और इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में बिंदास घूम रहा है। अब क्यों घूम रहा है भाई? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोवाइडिंग व्हाट? द नेसेसरी सेंट्रीपिटल। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखा तो कितना होगा? के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल कितना होगा? mv स्क्वायर बाय आर। अगर आपने यहां पर रीडिंग्स रखी, मैग्नीट्यूड चल रहा है, तो इस नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी? के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। काटा पीटी मत करना, कुछ भी एज इट इज छोड़ना है बेटा, इसको ध्यान रहेगा। पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है? एटम इज स्फेरिकल इन सिमेट्री, उसके कोर में पॉजिटिवली चार्ज हैवी बॉडी है, उस पॉजिटिवली चार्ज हैवी बॉडी को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिन्हें कलेक्टिवली क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर कैसे घूम रहे हैं? अपने फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहे हैं। भाई क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस में बदल रहा है?
सेंट्रीपिटल फोर्स में, इस वजह से वो वहां पर फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं। और दोनों फोर्सेस को आपने बराबर रख करके अपनी एक छोटी सी इक्वेशन बना ली। पहला पॉइंट हो जाएगा, ये कैलकुलेशन में काम आएगी अभी आगे, अच्छे से कर सकते हैं, सोच लो अभी भी, पक्की बात, बढ़े आगे। अब सेकंड पॉइंट, थोड़ा सा सोचना है। जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो न्यूक्लियस के चारों ओर अपने फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा है बिंदास, इस तरीके से, ठीक। अब जो ये रोटेशन हो रही है न्यूक्लियस के चारों ओर, जब ये घूम रहा है, तो ये टॉर्क है या सेंट्रीपिटल फोर्स है? इट इज प्योरली द सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां टॉर्क का तो कोई रेलेवेंस नहीं है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। एंड व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, द एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व या फिर कांस्टेंट। जल्दी से आ जाए बेटा, ठीक, सिंपल सी चीज। इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है। अब जो फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है, तो वो कैसे घूम रहा है, उसका कारण क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस में बदला, सेंट्रीपिटल में। तो यहां टॉर्क रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे हमने चौथे चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन द कॉइल विल स्टार्ट रोटेटिंग। तो वहां किसकी वजह से, टॉर्क की वजह से। वहां सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई रोल नहीं है, यहां टॉर्क का कोई रोल नहीं। यहां कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व, कांस्टेंट। तो सेकंड पोस्टुलेट के अंदर उसने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेगा न्यूक्लियस के चारों ओर, तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंड दिस एंगुलर मोमेंटम विल ऑलवेज बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h over 2 pi। तो L is equal to इंटीग्रल मल्टीपल एंड h over 2 pi। तो ये उसने अपने सेकंड पोस्टुलेट में कहा, और इसे अभी हम प्रूव भी करेंगे कि ये कैसे आया, किस तरीके से बनाइए, ठीक। और क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा, MVR, क्लास 11, या तो आप लिखेंगे लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस, ठीक, और लीनियर मोमेंटम को क्या करेंगे, mv, तो क्या बन जाएगा, MVR। आप MVR उठा के यहां रख दो, तो इक्वेशन MVR इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई। दोनों ही इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है बेटो, हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज, सेकंड पोस्टुलेट में उसने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सेंट्रीपिटल फोर्स में बदल जाने की वजह से अपने फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा होगा, तो उस दौरान उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है। और वो न्यूमेरिकली किसके बराबर होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई। अब जो हमने यहां ये इंटीग्रल मल्टीपल जो ये n लिखा है ना, दिस इज बेसिकली व्हाट, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब आपका वो स्पेसिफिक ऑर्बिट, भाई ग्राउंड स्टेट है, ठीक, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, इस तरीके से। सेकंड पॉइंट ध्यान रहेगा सबको, पक्का, श्योर। और इसका जो प्रूफ है, ठीक, अलग से आता है और उसे नाम दिया गया है, ठीक, वी कॉल इट एज द बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। उसे क्या नाम देते हैं, बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। अब इस मॉडल ऑफ एन एटम के बाद पढ़ेंगे उसको भी। तो पहले दो पॉइंट सॉर्टेड है, पक्की बात, श्योर। किसी को याद है तीसरा पॉइंट, एनी वन ऑफ यू? तीसरे पॉइंट में क्या कहा, बहुत सिंपल सी चीज, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन इट्स फिक्स्ड स्टेशनरी स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में है, ठीक है, इधर उधर मूव नहीं कर रहा, कहां पर है वो, अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में है,
तो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन इट्स फिक्स्ड स्टेशनरी स्टेट, देन इट्स एनर्जी remains quantized, that is constant. जब तक फिक्स स्टेट में है, ठीक है, तब तक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे. बट हाँ, अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक, तो वो क्या करेगा, लोअर एक्साइटेड से हायर में, और अगर एनर्जी को रिलीज करेगा तो हायर से कहां आएगा, लोअर में. वो चौथा पॉइंट अलग से. पहला पॉइंट ध्यान रहेगा. तो हमें यहां पर पता होना चाहिए कि वो जो एनर्जी है फिक्स्ड स्टेशनरी स्टेट में कितनी. इट इज माइनस ऑफ 13.6 बाय एन स्क्वायर ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जो एक पर्टिकुलर, मान लो हम बोल रहे हैं कि भाई ग्राउंड स्टेट है, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हुआ, पहला शेल. पहला शेल तो एन की जगह कितना रख देंगे, 1. तो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मान लीजिए आप कहते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है. अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, दूसरा शेल. आपने एन की वैल्यू कितनी रखी, 2. स्क्वायर करा बना 4, कैंसिल करा कितना बना, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. आपने कहा कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में है. तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ, तीसरा ऑर्बिट. आपने एन की जगह रखा कितना, 3. स्क्वायर करा कितना बना, 9. कैंसिल करा कितना बना, अप्रोक्सीमेट टू माइनस 1.5. तो इस तरीके से किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो ग्राउंड स्टेट है, पहली एक्साइटेड है, दूसरी एक्साइटेड है, तीसरी एक्साइटेड है, तो आप रिस्पेक्टिव वैल्यू को रख करके उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी रहेगी उसे पता कर सकते हैं. आई बात समझ. और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के हम इसी की हेल्प से काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, और फर्दर टोटल एनर्जी की कैलकुलेशंस पे भी जाएंगे. तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है. हो जाएगा सबका पक्का, श्योर. चौथा और आखिरी पॉइंट, इसमें उसने क्या कहा, मान लीजिए ये है हमारी लो एनर्जी स्टेट और ये है हमारी हाई एनर्जी स्टेट, और अपना इलेक्ट्रॉन यहां कहीं है. अब वो लोअर से कहां जाना चाह रहा है, हायर में. ऐसा तभी होगा जब वो एनर्जी को क्या करेगा, ये, ठीक. और या फिर ये है आपकी हाई एनर्जी स्टेट और ये है आपकी लो एनर्जी स्टेट, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां कहीं है और वो यहां से कहां आ रहा है, लो पर आ रहा है. तो ऐसा वो तभी करेगा जब वो एनर्जी को रिलीज करे, एनर्जी का क्या करे, लॉस. अब यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि चाहे एनर्जी का गेन हो, चाहे एनर्जी का लॉस हो, यह हमेशा किसकी फॉर्म में होगा, फोटोन की फॉर्म में, लाइट. ध्यान रहेगी चीज. तो चौथे पॉइंट में उसने क्या बोला कि भाई ठीक है, अगर फिक्स स्टेट में एनर्जी कांस्टेंट, कोई लोचा नहीं, बट अगर लो से हाई में जा रहा है तो कब पॉसिबल है, जब वो एनर्जी को क्या करे, गेन. और हाई से लो में आ रहा है तो कब पॉसिबल है, जब एनर्जी को क्या करे, रिलीज. और एनर्जी का गेन और एनर्जी का लॉस दोनों ही चीजें किसकी फॉर्म में होंगी, फोटोन की फॉर्म में. आई बात समझ. तो ये चारों पॉइंट्स कलेक्टिवली क्या बनते हैं आपके, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम. हो जाएगा अच्छे से. अब इसके भी लिमिटेशंस हैं, ठीक, मेंशन कर लेते हैं. बहुत सिंपल है, छोटे छोटे हैं, देखिएगा ध्यान से. सबसे पहला, जब आप बुक्स वगैरह में देखते हो ना, तो वहां आपको क्या लिखा हुआ मिलता है, इट इज बोहर्स मॉडल ऑफ एन हाइड्रोजन एटम. उसने स्पेसिफिकली किसके लिए बात कर दी, हाइड्रोजन एटम के लिए. तो भाई इसने क्या बोला कि मॉडल ऑफ एटम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर
हाइड्रोजन। ठीक, अब इसने कहा बड़े प्यारे तरीके से था कि भैया ये मॉडल ऑफ एन एटम ऐसे एलिमेंट्स के लिए काम करेगा जिनका एटॉमिक नंबर 1 होगा। भाई एक ही है, ठीक है, तो वो कौन था? हाइड्रोजन। तो इसने स्पेसिफिकली क्या बोल दिया कि भाई मेरा मॉडल ऑफ एन एटम सिर्फ किसके लिए काम करेगा? हाइड्रोजन। ये थोड़ा सा संजीदा चीज हो जाएगी। क्या न्यूक्लियस किसी दूसरे में नहीं है? क्या किसी दूसरे के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिक्स ऑर्बिट में नहीं घूम रहे? क्या दूसरे एटम्स के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके लो से हाई और हाई से लो नहीं आएंगे? बट इसने क्या बोला कि सिर्फ किसके लिए? मेरा है और मैं हाइड्रोजन कह रहा हूं तो उसी के लिए करेगा, बाकी के लिए करा तो रैप्टा। सीधी सी बात। तो ये क्या बन गया इसका? लिमिटेशन। दूसरा, थोड़ा सा समझना ध्यान से, इसने क्या कहा कि अगर लो से हाई में जाना है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो एब्जॉर्ब होगी, और अगर हाई से लो में आ रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी रिलीज होगी। तो वो जो फ्रीक्वेंसी रिलीज हो रही है, वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो बेसिकली रेडिएशन है। उस रेडिएशन की कुछ इंटेंसिटी होगी, उसके बारे में इसने कोई डिस्कशन नहीं किया। दिस इज नो एक्सप्लेनेशन about the relative intensities of frequencies released। जो फ्रीक्वेंसी रिलीज हुई उनकी इंटेंसिटी कम है, ज्यादा है, या कोई स्पेसिफिक रेशो बन सकता है, उसके बारे में इसने कोई जिक्र नहीं दिया हुआ। फिर तीसरा, नो एक्सप्लेनेशन about the elliptical orbits। रदरफोर्ड ने जो बात कही थी ना, उसमें एक पॉइंट उसने अलग से बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो बोल रहा है ना स्पेसिफिक ऑर्बिट्स, तो उसने बोला कि जिस तरीके से प्लैनेट्स सन के चारों ओर घूमते हैं उस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। तो जो प्लैनेट्स है वो किस तरह के ऑर्बिट में है? इलिप्टिकल। तो इसने उसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। इसने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन्स कीप्स ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन देयर फिक्स्ड स्टेशनरी। अब फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ? कोर से सेंट्रल हिस्से से बराबर डिस्टेंस चलेगा तो वो ऑर्बिट कैसा हो जाएगा? सर्कुलर। तो इसने केवल किस तरह के ऑर्बिट्स के बारे में जिक्र किया? सर्कुलर ऑर्बिट्स के बारे में। इलिप्टिकल ऑर्बिट्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं दिया हुआ। ठीक, फिर इसके बाद नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द splitting of spectral lines in electric and magnetic field, जिसे आप जीमन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं आपके पास, लेमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, पीफंड अभी बनाएंगे। ठीक भाई, उन स्पेक्ट्रल लाइंस को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा जाए, मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ा जाए तो क्या बिहेवियर है, क्या डिफ्लेक्शन है, क्या डेविएशन है, उसके बारे में भी इसने कोई जिक्र नहीं किया। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या बने? लिमिटेशंस किसके? बाबा बोर्ड्स के। तो 3 मॉडल ऑफ एन एटम तैयार करने हैं। कौन कौन से? पहला थॉमसन, फिर दूसरा रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इंपैक्ट पैरामीटर, और फिर उसके बाद जो उसने अपने मॉडल ऑफ एन एटम के चारों पॉइंट्स कहे वो सब के सब। ठीक है, फिर उसका ड्रॉबैक भी देख लेना है। ड्रॉबैक में एक याद रखो, सिर्फ कौन से वाला? कि जो उसने बोला कि भाई एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा? रेडिएट, और रेडिएट करेगा एनर्जी लॉस करेगा, सो इट विल स्पाइरली मूव इनटू न्यूक्लियस। तो वो थोड़ा सा संवेदनशील बात हो जाती है किसके लिए? एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर के लिए। तो वो ड्रॉबैक था। फिर इसके बाद क्या ध्यान करना है आप लोगों ने? रदरफोर्ड अपना बोर्ड्स के 4 पोस्टलेट। पहला, स्फेरिकल सिमेट्री, कोर में पॉजिटिवली चार्ज हैवी बॉडी, जिसको क्या कहा गया? न्यूक्लियस। उसके अंदर कौन कौन? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं? फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट में। काय को? क्योंकि म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है?
नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, इक्वेशन बना दी उसकी। फिर सेकंड पॉइंट क्या बोलना है कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है तो वो किस वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किस में बदला, सेंट्रीपिटल में। वहां टॉर्क का कोई रोल, एंड व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क द एंगुलर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। तो उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जब अपने फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट, जो कि हमेशा किसके बराबर होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई। h is your Planck's constant, 2 pi numerical constant, and what is that n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट स्पेसिफिक ऑर्बिट। अब इसको प्रूव करेंगे आगे, ठीक। फिर तीसरा पॉइंट क्या बोला कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स ऑर्बिट के अंदर है तब तक उसकी एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्वांटाइज्ड रहेगी। व्हाट इज दैट फॉर्मूला, -13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसमें n क्या है, जिसमें n क्या है, वो स्पेसिफिक ऑर्बिट। भाई ग्राउंड स्टेट है तो 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो सेकंड, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है तो 3, इस तरीके से करके। और चौथे पॉइंट में क्या बोला, अगर लो से हाई जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब, और हाई से लो आ रहा है तो एनर्जी रिलीज, किसकी फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में। फिर ड्रॉप है, हो जाएगा इतना। अब बारी आती है कैलकुलेशंस। अभी तक जितना भी था वो सारा का सारा क्या था, आपका थ्योरेटिकल पॉइंट था, ठीक है। अब यहां तक क्लियर है सारी चीजें, पक्का, श्योर। अब तक जितना भी करा हमने उसमें से जो न्यूमेरिकल वाला पॉइंट है वो गिना चुना है। पहला आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला है, दूसरा आपका इंपैक्ट पैरामीटर है, तीसरा अभी हम लोगों ने जो यहाँ ये कांस्टेंट एनर्जी वाली बात करी ये है, ठीक। बाकी सारा का सारा पॉइंट क्या रहेगा आपका, छोटा छोटा थ्योरी वाला हिस्सा। चले आगे थोड़ा सा। अब देखो बेटा, जो कैलकुलेशन करनी है, पहली कैलकुलेशन, और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन फॉर्म में मिलेगी। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल रेडियस। भाई जो बोर्स अंकल थे अब तो नहीं रहे हमारे बीच, काफी दुखी करके चले गए। तो इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा है, फिक्स ऑर्बिट में, तो उस ऑर्बिट का अपना क्या होगा, रेडियस होगा। तो सबसे पहली चीज हमें वो रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक। और देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पूरे 3 नंबर एकदम मुफ्त में मिल जाएंगे लिखने के बाद। ऐसा नहीं पेपर में आया तुमने लिख दिया मुफ्त के थे दे दो भाई, ठीक है, तैयार करके जाना है। आदित्य किसके बारे में सोच रहे हो बेटा, किसकी याद आ रही है, पक्का किसी की नहीं, ये वही तो नहीं है वो नेटफ्लिक्स, हाँ पक्का, यूट्यूब रील्स, श्योर, सना खान नहीं, फिर कौन है, जैकलिन फर्नांडिस, कौन है तो फिर, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, कोई तो है, कौन है, अच्छा लिख दो। चलो शर्मा जाता है लड़का, वैसे बहुत बेशरम है वैसे, पता नहीं आज क्यों शर्मा रहा है। चलो देखो भाई, कैलकुलेशन समझेंगे बाबू ध्यान से, और जहां दिक्कत आएगी वहां बताएंगे। भाई अकॉर्डिंग टू बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, इक्वेशन बनी थी mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू kze स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ऐसा कुछ था। इसे लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, एंड बाबा बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट क्या कहा था, कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h ओवर 2 पाई, ठीक है। तो व्हाट इज L, mvr, एंड दिस इज बराबर nh ओवर 2 पाई। भाई यहां से v का वैल्यू तैयार कर दो, तो v कितना बना, nh ओवर 2 पाई m r, इसे कर लो सेकंड इक्वेशन। यहां तक सिंपल है। आपने बोर्स के दोनों पोस्टुलेट इस्तेमाल करने हैं, पहला पोस्टुलेट एज इट इज रखना है, और सेकंड वाले से किसकी इक्वेशन तैयार करनी है, वेलोसिटी की। इसे अलग से भी याद रखोगे, वेलोसिटी वाला काम आएगा आगे कैलकुलेशंस में। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर, उठा के वेलोसिटी को यहां रख दो,
यूजिंग सेकेंड इन इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे ही आप लोग यूजिंग इक्वेशन सेकेंड इन 1 ये चीज करते हैं तो आपको कितना मिला, m बाई आर एज इट इज रखा, v स्क्वायर इसका स्क्वायर होगा, सो कितना बनेगा, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, ये चीज होगी। एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, k z e स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ये चीज आएगी। जो जो कैंसिल हो सकता है उसे हटा लेते हैं, आपके पास एक m जाएगा और यहां से r स्क्वायर जाएगा, ठीक है। अगर हम r को उधर शिफ्ट करें और k z e स्क्वायर को यहां ले आए तो आपके पास r की वैल्यू कितनी बनी, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। ध्यान रहेगा, अगर सिर्फ ऑर्बिटल रेडियस बोला है तो यहां रुक जाएंगे, ठीक है। अगर आप यहां ध्यान से देखें, न्यूमरेटर में h प्लैंक्स कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर में 4 पाई स्क्वायर न्यूमेरिकल कांस्टेंट हो गया, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कांस्टेंट हो गया, k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, z एटॉमिक नंबर फॉर अ पर्टिकुलर गिवन एलिमेंट फिक्स हो गया, एंड e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट हो गया। तो इन सबको अगर कांस्टेंट रखें तो r इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, n स्क्वायर, ठीक। तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये ना बोल करके कई बार क्वेश्चन कैसे बोला है कि भाई प्रूव करो कि जो ऑर्बिटल रेडियस है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के साथ कैसे वेरी करता है, डायरेक्टली चले जाना है, हो जाएगा सबका। और उसी के साथ क्या बोलता है, प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन। अब क्या करना है, देखो ये गए आप लोग इस तरीके से, ये रखा आपने n स्क्वायर और ये रखा आपने r, दोनों कैसे वेरी कर रहे हैं, डायरेक्टली। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, भूत देखा, ये तो यही है आदित्य, आदित्य देखो छेड़ रही है क्लास के बीच में यार। नाउ दोनों के दोनों कैसे वेरी कर रहे हैं, प्रोपोर्शनल। भाई आपके पास रेडियस जो है हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर, तो जीरो तो हो नहीं सकता, हाँ है ना। इसका मतलब जब ग्राफ बनाओगे तो जीरो से नहीं बना सकते, डन। अब दोनों कैसे वेरी कर रहे हैं, डायरेक्टली। अगर यहां n स्क्वायर लिखा है तो ऐसे बनाना है, और अगर r और n आपने ये चीज करी, वेरिएशन कैसे, स्क्वायर के साथ, पर यहां लिख क्या रहे हो, n, जीरो से नहीं बनाओगे और क्या कर दोगे, ऐसे कर्व कर दोगे, हो जाएगा या नहीं। भाई प्लीज थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दे लो, ठीक है। अब जो धाराएं बदल गई हैं उनका बाद में भरपूर उपयोग कर लेना, बट अभी पढ़ाई में लगा लो थोड़ा सा, ठीक है। कोई नहीं कुछ कहेगा, मैं भी पेरेंट्स को बोल दूंगा, सपोर्ट मिलेगा पूरा का पूरा, और अभी पढ़ाई कर लो, ठीक है। पता नहीं दोनों एक दूसरे में लगे पड़े हैं तब से। थोड़ा सा माँ बाप के बारे में भी सोच लिया करो बेटा, फोन कर करके वो दुखी होते हैं मेरे पास भी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता फिर, ठीक है। मेरी औलाद ऐसी होती है साला गला दबा के मार देता अब तक, तो तुम्हारे माँ बाप भाई भगवान बराबर हो गए वो, कि तुम्हें झेल रहे हैं अभी भी, समझे। तो थोड़ा सा पढ़ाई में भी फोकस करो, ज्यादा नहीं करना, थोड़ा बहुत ही करना, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो जाएगा सबका। यार इतनी मुश्किल से सीरियस होता हूं, तेरा चेहरा देख के फिर हंसी आ जाती है। नाउ अगर उसने कहा कि किसके लिए करो, हाइड्रोजन एटम, अगर उसने ये मेंशन कर दिया, बिंदास आप z को कितना कर लेना, 1, तो अगले स्टेप में यहां से z हट जाएगा और आपका रेडियस कितना रह जाएगा बेटू, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m k e स्क्वायर, डन है, ठीक। और अगर उसने कहा
for ground state of हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की कौन सी स्टेट में बात करनी है? ग्राउंड स्टेट में। अब आप लोग n को भी कितना कर दोगे? 1। जैसे ही आपने इस फॉर्मूले में, जैसे यहां तक आ चुके तो इस फॉर्मूले में आप n को कितना कर दो? 1। जैसे ही n को 1 करोगे तो r कितना बन जाएगा बेटा आपके पास? h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m के ई स्क्वायर हो जाएगा। पक्का? तो ये पहला पॉइंट तैयार करना है तुम लोगों को, क्या चीज का? ऑर्बिटल रेडियस। न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? r इज इक्वल टू m स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m के z ई स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम बोला Z1 करो, और ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम बोला तो Z1 कर ही चुके हो, अब n को भी कितना कर दो? 1 कर दो। पहली चीज हो जाएगी। पक्की बात? बढ़े आगे। अगला पॉइंट ध्यान से समझेंगे। आपको कैलकुलेट करनी है बिटू काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा पॉइंट इज योर पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए जरा, जब आपके पास न्यूक्लियस के चारों ओर आपका इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है इस तरीके से, तो भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर। पक्का? सोच लो अभी भी। इट इज एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन है? एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेशन इज देयर। अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी विल कीप्स ऑन and speed at every point will remains the same, so that creates what? The uniform circular motion. Then only we will have the centripetal acceleration, और हम कह सकते हैं centripetal force। तो स्टार्टिंग में पहले पोस्टुलेट के अंदर क्या था कि the mutual electrostatic force is converting into what? The necessary centripetal। तो centripetal acceleration होगी, और centripetal acceleration है तो इसका मतलब कैसा मोशन रहेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दौरान हर पॉइंट पर वेलोसिटी इस तरीके से टेंजेंशियल रही होगी। डन? तो भाई आपके पास हर पॉइंट पर उसकी क्या बनेगी? अपनी काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के लिए आपने क्या करा? अकॉर्डिंग टू बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, हम क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब आपने क्या करा? r से एक r कैंसिल, mv स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय r। आदित्यन प्लीज हेल्प मी, मुझे नहीं पता लग पा रहा अब मैं क्या करूं यहां पे। कोई नहीं बोलेगा? बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। फिर आज गधे ही गधे। हाँ, mv स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर। हमें क्या बनानी है? काइनेटिक अपॉन हाफ या मल्टीप्लाई बाय हाफ। वही वही क्या होता है? तुम्हारे नाम से पहले हम श्रीमती लगा दें, हैं? इतना बड़ा परिवर्तन बेटा झेल नहीं पाओगे। तो दोनों साइड हमने क्या करा? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तुम्हें सच में आज याद आ रही है किसी की? आर्यन? अरे तिवारी तुम बताओ यार, तुम सबकी खबर रखते हो। ओहो, आर्यन कहाँ है? आर्यन आगे आ जाओ, वो बेचारा उसका मन नहीं लग रहा है, सॉरी दिल नहीं लग रहा है। तुम्हारी मम्मी लड़की ढूंढ रही है तुम्हारे लिए, तुम इन लोंडों में फंसे हुए हो। बेशरम,
क्या होता जा रहा है संसार में? सोचो, ये घर की दहलीज पे खड़ा है आर्यन को लेके, है? मम्मी आई लोटा लेके। अरे अंडरटेकर वाला लोटा नहीं, कन्यादान वाला लोटा। अरे भाई, कन्यादान वाला कौन सा लोटा होता? चलो, वी विल डिस्कस अबाउट द लोटा इन द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द क्लास। नाउ यहां पर आपने डिवाइड करा टू, अभिनंदन सामने भी टू, ये कितना हो गया? के जेड ई स्क्वायर बाय 2r एंड एम वी स्क्वायर बाय 2। बचपन से बुढ़ापे तक क्या रहेगी? काइनेटिक। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? इट इज के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। न्यूमेरिकल्स में काम आएगी बाबू, ध्यान रखनी पड़ेगी। हो जाएगा पक्का? अब पोटेंशियल बताओ कैसे करें? सबको आती है और बहुत अच्छे से। ये रहा आप लोगों का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का नेचर पॉजिटिव और इसका चार्ज जेडी, और ये इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स ऑर्बिट में यहां पर है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा रहा? नेगेटिव। फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है बिंदास, तो ऑर्बिटल रेडियस कितना ले लिया? आर ले लिया। तो याद करो बेटा, अभी थोड़ी देर पहले भी इस्तेमाल किया, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ चार्ज, क्या फॉर्मूला था? इट इज के चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिवाइडेड बाय, ऐसा ही फॉर्मूला अभी कहां इस्तेमाल किया था? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में। काइनेटिक एनर्जी का लॉस और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का गेन, हाँ या ना? ठीक। अब वहां आपके पास न्यूक्लियस और अल्फा था, और यहां कौन आ गया आपका? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर वैल्यू पुटअप करी, सो देखिए ध्यान से, अब मजेदार बात क्या होती थी, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव रखेंगे। तो अब आपके पास इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज पोलैरिटी कैसी, तो यूज करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन क्या बनी? माइनस के जेड ई स्क्वायर एंड बाय आर। ये आपके पास क्या आ गई बेटू? पोटेंशियल। क्लियर है? ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। सो काइनेटिक कितनी? के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। सेम फॉर्मूले में से इस 2 को हटा के नेगेटिव रख लो, तो क्या बन गई? पोटेंशियल, हाँ या ना? तो काइनेटिक तैयार है, पोटेंशियल तैयार है, तो व्हाट अबाउट द टोटल मैकेनिकल? दोनों का सम करेंगे। अब ध्यान रखना पड़ेगा, देखो सुनो ध्यान से, देखिए बाबू, सो टोटल एनर्जी E will be the sum of kinetic and potential. तो टोटल एनर्जी E, what is kinetic? K Z square by 2r plus what is potential? Minus K Z square by r. कायदे से देखें, so this is half minus 1, हाँ है ना भाई? ये हाफ हो गया और ये -1 हो गया, तो कितना बना बेटू आपके पास? इट इज माइनस ओ के जेड स्क्वायर बाय 2r। ये चीज क्लियर हुई? अब बड़े आराम से और ध्यान से, यहां जो आपके पास ये r है, ऑर्बिटल रेडियस, इसका फॉर्मूला कितना था? n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। हमने हाइड्रोजन, बोर्स मॉडल ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, तीसरा पोस्टलेट पढ़ा, और तीसरे पोस्टलेट में एक फॉर्मूला लिखा एनर्जी का। एनर्जी इज -13.6 बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो यहां से बनता है। कैसे? आप लोगों ने क्या करना है, जो आपका एनर्जी का इक्वेशन है, माइनस के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। आर की जगह ये रखो। अब बात है हाइड्रोजन एटम, तो जेड नहीं लिखना, और यहां से भी जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जेड को कितना कर लेंगे? 1। सो कितना बना बेटू आपके पास?
एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। यहां से z कितना कर दो 1। सो फॉर हाइड्रोजन एटम इसे रखा 1, बाकी सब ऊपर ले गए, तो एनर्जी विल बी नेगेटिव 4 पाई स्क्वायर एम। ठीक है, के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर कितना बना के स्क्वायर, जेड हटा दिया एंड ई की पावर 4 डिवाइडेड बाय कितना रह गया 2 टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर एच स्क्वायर। हाँ या ना? सोलियाल समझ आ रहा है बेटा? मम्मी को समझ है? सच सच बता, पक्का? तो बता आगे क्या करेंगे? शांत एकदम। यहां तक के पॉइंट्स क्लियर हुए या नहीं? बाबू करने पड़ेंगे, समय कम है, टॉपिक ज्यादा है, अलोंग विद दैट क्वेश्चंस भी करने हैं। अगर थक के बैठ गए, लेजी दिमाग के साथ बैठ गए, तो नहीं बात बनेगी। ऐसे एक्टिव रहना पड़ेगा, समझे? सोलियल यहां तक का पॉइंट क्लियर है नहीं? देख, सबसे पहले हमने दोनों एनर्जीज का क्या करा, सम करा और क्या निकाल दी, टोटल मैकेनिकल। और रेडियस का फॉर्मूला निकाला था, इस रेडियस को फॉर्मूले को, ये रेडियस का फॉर्मूला यहां डाल दिया। ठीक, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को ऊपर शिफ्ट करा और z को 1, तो ये बना। अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, यहां इस पूरी इक्वेशन के अंदर n स्क्वायर को छोड़ के सारा कुछ कांस्टेंट है। देखो, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर -31 kg, k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देन इसके बाद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसके बाद h 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड्स। हाँ या ना? पाई इज 3.14। सारा मामला सॉर्ट आउट करा एंड फाइनली आपके पास इक्वेशन क्या मिलती है, नेगेटिव 13.6 बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। ये चीज है वो। आई बात समझ? क्लियर हुआ? तो अलोंग विद द रेडियस हमें 3 चीजें और बनानी है। कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन द फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। हो जाएगा? इन सबको मिला के न्यूमेरिकल मिलता है हमें। ठीक है, और अगर फॉर्मूला ध्यान है तो वो न्यूमेरिकल बहुत बेसिक हो जाएगा। अगर फॉर्मूले पे पकड़ नहीं है, फॉर्मूला ही ध्यान नहीं है, फॉर्मूले में रीडिंग्स इधर उधर हो रही है, तो फिर फंस जाएंगे। इतना हो जाएगा अच्छे से? पक्की बात? इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं बचा है, बहुत थोड़ा सा पॉइंट रह गया है, समझ लो ध्यान से। आपके पास आता है बेटू बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। अभी थोड़ी देर पहले इसका जिक्र भी करा था कि व्हाट इज दैट बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। दिवाकर जी बताइए। दिवाकर आज रामलीला देखने चले क्लास के बाद? आज डांस होएगा, आज गाना है वाला, आरी हिले छपरा हिले जिला हिले, मजा आएगा। साथ में करेंगे दोनों है? हाँ, ये भांडो वाले काम करवा लो तुमसे, पढ़ना लिखना नहीं है इसे। रामलीला में जाकर के वहां पे उनके रावण की मंडली में नाच रहे हैं, हद हो गई। आदित्य क्या हो रहा है समाज में ये? हाँ भाई सुनो सुनो सुनो, अभी जिक्र करा था। हाँ क्या हुआ? ये पानी के बहाने भाई तिवारी, ये बच्ची बड़ी खतरनाक है यार। जो जल्दी जा फटाफट से, और साथ वाली गोली मेरा भी लगा के लाइयो, नींद आ रही है मुझे भी। बेटा मेरे लिए भी पानी मंगाया भाई, और कुछ नहीं मंगाया। ये कह रहा था एक मेरे लिए भी हो जाए। है किससे? अरे बहुत अच्छी चीज है, दिवाकर से पूछो, तुम्हारे जैसा था पहले ये, देखो कैसा हो गया है। हड्डी टूटे तो एक्सरे की जरूरत नहीं है, कमरे में अंधेरा करके बस टॉर्च मारो, ऐसे लटका दो, कहां से कितनी इंच टूटी है सब पता लग जाएगा। चले करे थोड़ा सा आगे। हाँ क्या मम्मी की याद आ रही है?
किसको? मैं कर दूंगा, चिंता क्यों कर रही है? मैं छोड़ के आऊंगा। और पता कह रही नहीं, फिर आप घर चलोगे, फिर बोलोगे चाय पिलवाओ। कैसे बच्चे यार तुम लोग, एक कप चाय नहीं पिला सकते? तिवारी को देखो क्या था, अल्लाह चाय छोटी बात होगी चाय को है। ओके, तो अभी लगेगा लगभग हाफ एन आवर लगेगा। अब सुनो ध्यान से, बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या थी? हमने बीच में अभी जब बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर बात करी उसके सेकंड पोस्टुलेट की। सेकंड पोस्टुलेट क्या था, कोई बताएगा? बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट क्या था? एनी वन ऑफ यू? हाँ, एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, और किसके बराबर होगा? शाबाश, ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच ओवर 2 पाई। शाबाश, वो हैरी पॉटर वाला हिसाब किताब। ठीक है भाई, तो अब हमें वही चीज प्रूव करनी है। अब थोड़ा सा ध्यान से चलना है। क्लास 11th में आपने एक पॉइंट पढ़ा, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ड्यूअल नेचर। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा था? मैटर के अंदर अगर कोई भी पार्टिकल, एटमॉस्फेयर में कोई भी पार्टिकल है, अगर वो मूव कर रहा है तो वो अपने साथ क्या एसोसिएट करेगा? एक वेव एसोसिएट करेगा। पार्टिकल नेचर भी होगा और उसका वेव नेचर भी होगा। ये बात थी उसकी। तो डी ब्रोगली ने स्पेसिफिकली क्या बोला कि जब कभी एक मीडियम में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो अपने साथ क्या एसोसिएट करेगा? एक वेव। ठीक है, एंड दैट वेव इज नोन एज व्हाट? द डी ब्रोगली वेव और द मैटर वेव। उसी को क्या कहा जाता था? डी ब्रोगली वेव या फिर मैटर वेव। एंड फॉर्मूला होता था लैम्डा बराबर एच ओवर एम वी। क्लास 11 का ही पॉइंट है कि लैम्डा किसके बराबर? एच ओवर एम वी। भाई अगर फोटोन है तो एच डिवाइडेड बाय एम सी, वहां पे स्पीड ऑफ लाइट चलती है। बट अगर फोटोन के अलावा हम कोई दूसरा पार्टिकल ले लें तो क्या हो जाएगा? एच डिवाइडेड बाय एम वी। ऐसा कुछ था वहां पे। तो अब उसी पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए ध्यान से, अगर हमारे पास ये न्यूक्लियस, ठीक, और ये न्यूक्लियस के चारों ओर जिस फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये वो हमने ऑर्बिट ले लिया। ठीक है, बोहर्स के हिसाब से इस ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी होगी वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, वो क्वांटाइज्ड रहेगी। ठीक, अब हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिट में घूम रहा है, तो एज पर द डी ब्रोगली ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या एसोसिएट करेगा? एक वेव। चलो बना के देखते हैं नॉर्मल सी। तो ये हम लोगों ने ऐसा कुछ बना लिया, हाँ या ना? ऐसे ही बनती है वेव भाई, इस तरीके से, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ। हाँ, ओ, इलेक्ट्रॉन कहां घूमता है? मेरे घर, तुम्हारे घर, या अपने फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट में? तो वेवलेंथ किसकी? तो कहां रहेगी? हाँ, लिखा भी है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में एनर्जी क्या रहेगी? क्वांटाइज्ड, कांस्टेंट। तो उसकी वेवलेंथ भी कहां रहेगी? हाँ या ना? तुम्हारी बाबू इसके, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी बाबू तुम्हारे घर, इसकी इसके घर, है ना? अब तुम दोनों की, मैंने कुछ नहीं बोला, गलत बात हो जाएगी, फिर देखो लड़ाई करेंगे मेरे साथ ही। भाई देखो बहुत सिंपल सी बात है, वेवलेंथ जो एसोसिएट करेगी वो उस इलेक्ट्रॉन के साथ करेगी। इलेक्ट्रॉन कहाँ है? उस फिक्स्ड ऑर्बिट में। तो वेवलेंथ जो है वो मौसी के घर थोड़ी बनेगी, या बुआ ने प्लॉट के कागज मांग लिए तो बुआ के घर चली जाएगी कि चलो आज बुआ का क्लेश में जाके आए। नहीं, कहाँ रहेगी? उस ऑर्बिट में ही रहेगी। हाँ या ना? छोटी सी बात है। अब सोचो हम वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं? ये रहा आपका क्रस्ट और ये ट्रफ।
that one complete cycle is going to be what? Wavelength. और जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लो, आप ऐसे भी ले सकते हैं कि दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और दो कंसेक्यूटिव ट्रफ, मतलब यहां से ये वाला पॉइंट और यहां से ये वाला पॉइंट, दिस इज व्हाट वेवलेंथ। बस कोई एक पॉइंट लेना आप लोगों ने, या तो एक कंप्लीट साइकिल को ले लो या दो कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट, ये वाला क्रस्ट पकड़ा, ये वाला क्रस्ट पकड़ा, इसका एम्पलीट्यूड एंड दिस विल बी द वेवलेंथ, और या फिर दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ्स और एक पॉइंट लेना है कोई भी। तो मैंने वन कंप्लीट साइकिल वाला ये वाला ले लिया मैंने यहां से इस तरीके से, ठीक। अब क्या ऐसा कहना सही होगा, ध्यान से सोचना, कि इस फिक्स्ड स्टेशनरी ऑर्बिट में सिर्फ 4 वेवलेंथ बनेंगी, 5 बनेंगी, 8 बनेंगी, 10 बनेंगी, कितनी भी बन सकती है, हाँ या ना? सो नाउ ध्यान से, पढ़ाई में ध्यान, दिस कंप्लीट विल बी 2 पाया, विल बी इक्वल टू व्हाट? n नंबर ऑफ वेवलेंथ, हाँ या ना? भाई अगर 5 होती तो मैं 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा कर लेता, अभी हमें नहीं पता कितनी, तो दैट 2 पाई आर विल बी इक्वल्स टू व्हाट? n टाइम्स ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। परंतु अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली चाचा, इन्होंने क्या कहा? लैम्डा बराबर h ओवर mv, हाँ या ना? पक्का? अगर रिप्लेस करा, यहां रिप्लेस करा, सो कितना बना बेटू? 2 पाई आर इज n h ओवर, क्या बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट आता हुआ नजर आया? आपने mv को यहां शिफ्ट करा और 2 पाई को डिनोमिनेटर में, तो mv r इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई, and what is this mvr? This is L, angular momentum. So the angular momentum will be equal to the integral multiple of h over 2 pi. ये छोटा सा क्वेश्चन बेटा आपका 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है ना आपके, उसके अंदर मिलता है भाई, हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी वाला, पोटेंशियल एनर्जी वाला, टोटल मैकेनिकल एनर्जी वाला, वो कंबाइन करके रिलेशन मिलता है हमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में, न्यूमेरिकल पर्पस पे। डेरिवेशन अब तक कभी पूछी नहीं गई है, ठीक है, बट जो हमने डिराइव करके फॉर्मूला बनाया, उस फॉर्मूले में भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ काइनेटिक सिर्फ पोटेंशियल, कंबाइन करके कुछ न्यूमेरिकल आएगा, 2 मार्क्स में आता है वो भी, ठीक। उसके लिए हमें फॉर्मूला याद रखना है। फिर जब बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम हम कर रहे थे, तो उसके बीच में हमने वो स्टेशनरी ऑर्बिट की एनर्जी लिखी, ठीक है, उसको हमें यूज करना पड़ेगा, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि भाई इफ इट इज ग्राउंड स्टेट n विल बी 1, इफ इट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n विल बी 2, तो अकॉर्डिंगली हम एनर्जी जो है वो पर्टिकुलर ऑर्बिट की निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 2 मार्क्स में एक ये वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, हो जाएगा, कर सकते हैं अच्छे से। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा, इक्वेशन ऑफ वेव नंबर। अब वेव नंबर बोले तो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, तो ये इक्वेशन क्या होती है आपकी? इट इज 1 बाय लैम्डा, दैट इज न्यू बार वेव नंबर, ये सिंबल चलता है, हम क्या लिखते हैं? 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू द रेडबर्ग्स कांस्टेंट ब्रैकेट 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। अब ये n1 n2 क्या होते हैं भाई? n1 is the final and n2 is the initial। अब ये कैसे करना है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है? हमारे पास जो सीरीज होती है वो क्या है बेटा आपकी? लेमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट एंड फ्री फंड,
ये चलता है आपके पास, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, लेमन में N1 इज 1, बामर में 2, 3, 4 एंड 5। सबके अपने अपने जो फाइनल हैं वो फिक्स हैं, ये नहीं बदलेंगे, ये फिक्स है सबके, ठीक है। नाउ N2 जो इनिशियल है, ठीक है, दिस कैन बी 2, 3 अप टू हाईएस्ट परमिटेड, इंफिनिटी नहीं बोलोगे, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, हाईएस्ट परमिटेड। भाई सिंपल सी चीज है, इंफिनिटी गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। न्यूक्लियस के अंदर, तो सॉरी एटम के अंदर जब न्यूक्लियस की फील्ड से बाहर हो गया तो हमारे लिए वो क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, तो उसको हम इनफाइनाइट ना कह करके यहां क्या बोलते हैं, हाईएस्ट परमिटेड, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो लेमन में N1 कितना हो गया 1 और N2 कितना हो गया 2, 3 एंड अप टू इनफाइनाइट। अब मान लो उसने तुमसे कहा कि भाई वेवलेंथ निकालो सेकंड मेंबर ऑफ द लेमन सीरीज। लेमन सीरीज का कौन सा मेंबर, सेकंड। अब देखो अगर तुमने N1 को 1 रखा और N2 को 2, तो ये तो हो गया फर्स्ट मेंबर। N1 को रखा 1 और N2 को रखा 3, तो ये हो गया सेकंड मेंबर। N1 को रखा 1 और N2 को रखा 4, तो ये हो गया थर्ड मेंबर। आई बात समझ, पक्का। इसी के साथ अगर तुमने ये वाला पेयर लिया, ठीक है, फर्स्ट मेंबर लिया, सो दिस विल गिव्स यू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पर्टिकुलर सीरीज। ये आपको उस सीरीज की कौन सी वेवलेंथ देगा, सबसे बड़े वाली वेवलेंथ देगा। और अगर हमने इस्तेमाल किया लास्ट मेंबर के साथ ये वाला, दिस विल गिव्स यू व्हाट, सबसे छोटी वेवलेंथ। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन होगा पाशन सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का रेशो निकालो, ठीक है। तो भाई N1 कितना 3, तो N2 4, 5 एंड अप टू हाईएस्ट परमिटेड। अब अगर आपने ये वाला मेंबर लिया तो ये कौन सी वेवलेंथ देगा, लॉन्गेस्ट। और अगर आपने ये वाला पेयर लिया तो ये क्या देगा आपको, शॉर्टेस्ट। दोनों का क्या ले लेंगे, रेशियो। आई बात समझ। मान लो बोला बामर में, सो N1 is 2 एंड N2 is 3, 4 अप टू हाईएस्ट परमिटेड। यहां पर बोला ब्रैकेट में, सो N2 is 5, 6 एंड हाईएस्ट परमिटेड। बोला यहां पर तो N2 is 6, 7 एंड हाईएस्ट परमिटेड। तो ये पूरा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बिना इसके। मान लो उसने रेशियो बोला तुम्हें कि भाई आप ऐसा करो ब्रैकेट सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालो, अब तुम्हें वो सीक्वेंस अगर ध्यान नहीं है तो फंस गए, मेजॉरिटी चांस है क्वेश्चन के, तो ध्यान रखना है इसको। हो जाएगा अच्छे से, पक्का। एंड व्हाट अबाउट दिस आर, आर की वैल्यू 10 की पावर, इट्स नॉट 9, हाँ ठीक है। देखो भाई अगर लैम्डा यहां जाता है और इस आर को यहां लाते हैं, ठीक है, तो 10 की पावर 7 ऊपर जाता है, 10 की पावर -7, तब जाके नैनोमीटर में कन्वर्ट करके रखते हैं इसको। तो ध्यान रखना जब आर की वैल्यू पुट अप कर रहे हो तो इट इज 10 की पावर +7, ठीक है, 1.0 कोई जरूरत नहीं, हटा लो उसको। आप आर की रेडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी रख के चलेंगे, 10 की पावर +7 मीटर इनवर्स। यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फाइनल आंसर वेवलेंथ है तो मीटर में निकाल लेंगे अपन लोग। वैल्यू क्या ध्यान रखनी है, 10 की पावर +7। याद रख ले तो अच्छा है, नहीं तो पेपर में ऑलरेडी आपको अवेलेबल रहेगी वहां पर। इतना पॉइंट समझ आया। अब इसी के साथ आखिरी पॉइंट और ये खत्म हो जाएगा। 2 मार्क्स में बेटा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल
lines. The formula is n(n-1/2). फॉर एग्जाम्पल हम लोगों से बोला कि इलेक्ट्रॉन इज इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इलेक्ट्रॉन कहां पर है? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोले तो कौन सा शेल? तीसरा। कौन सा शेल? तीसरा। तो n की जगह क्या रखा? 3। ये रखा 3, ये रखा 3, ये कितना हो गया? 2। कैंसिल। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होंगी? 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कौन सी स्टेट पे है? सेकेंड एक्साइटेड, मतलब तीसरे शेल में है। तो तीसरे शेल से जब वो नीचे आएगा, तीसरे से दूसरे में, या फिर तीसरे से पहले में, या फिर तीसरे से जब दूसरे में आया फिर दूसरे से पहले में, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी? 3। चेक भी कर सकते हो। देखो तीसरे में था ना, तीसरे से कहां पर आएगा? दूसरे में। एक होगी, फिर दूसरे से कहां जाएगा? पहले में। दूसरी होगी, और या फिर सीधे तीसरे से कहां जाएगा? पहले में। कितनी होगी? 3। ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है? n(n-1/2) हो जाएगा। तो ये थे इस चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज। न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो हम प्रॉपर बैचेस के अंदर करेंगे। हो जाएगा अच्छे से, पक्का। अगली क्लास, यूजुअल क्लास सबकी वही अपनी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन फ्राइडे, ठीक। और फ्राइडे वाली क्लास में हम लोग क्या खत्म कर रहे हैं आप लोगों का? न्यूक्लियाई, ठीक है। न्यूक्लियाई इससे छोटा है, ठीक है, उसमें थियोरिटिकल थोड़ा सा ज्यादा है आपका। मिलते हैं नेक्स्ट में। और ये लड़के लोग बेटा सीधा घर जाना है।